हेलो, am I audible visible? जी सर। चलिए ठीक है। Everything is clear. Any noise coming from my background? किसी भी यस सर। आवाज आ रही है मेरे बैकग्राउंड से किसी भी किस्म की आपको? नहीं नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही सर। ओके ओके, चलिए क्लियर है ठीक। सर। ठीक है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक। तो आज की क्लास में तकरीबन हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पुराने पीवाईक्यूज है 2011 से लेकर 2015 के बीच के ये सारे क्वेश्चन हैं। बाकी नए क्वेश्चन जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आप क्लास के अंदर पा रहे होगे, जहाँ पर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, वहां पर उस तरीके के क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। तो ये हम पीछे के क्वेश्चन जो है आपको इस क्लास में करवा रहे हैं, क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे तरीके और वसाइल आपको मालूम होंगे क्वेश्चन को पढ़ने के और समझने के। ठीक है। यानी इजी टू हाई, हाई टू मॉडरेट, ये सारे लेवल जो है आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है। बाकी आपका एग्जाम जो है अभी उसका फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म आ जाए आप लोग फॉर्म वगैरह फिल कर लीजिए सारी चीजें। और क्वेश्चन जो है मार्केट के अंदर आ भी गए हैं जून 2025 को, उसको भी हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम तक सारी चीजें करवा दी जाए। मैं तो अपनी तरफ से सारे काम जो है आपको करवा देंगे, बट आपको ये फॉलो करना है कि आप कितने अच्छे से जो है चीजों को कवर करते हो, कितनी जल्दी आप सारी वीडियोस जो है देख लेते हो, यूनिट को आप मुकम्मल कर लेते हो। ये आप पर एक तरीके से निर्भर करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को संभाल लेते हो। चलिए। कॉन्फ्रेंस आर मीन फॉर। ठीक है। अभी इससे पहले की जो रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास हुई थी जिसके अंदर हमने आपको सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस का डिफरेंस बताया था कि सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, यानी इन दोनों का बुनियादी फर्क को आपको समझाया था। वैसे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं तकरीबन सभी जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, और हर किसी के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर आए दिन सेमिनार है, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, इस तरीके के जो है उन्वान आप लोग देखते हो। बट हमें रिसर्च एप्टीट्यूड का ही ये सारा पार्ट होता है और हमसे पूछा जाता है। ठीक है। तो हमें एग्जाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इनके डिफरेंसेस को समझने हैं, इनके क्या कीवर्ड होते हैं, ये चीजें भी हमें पकड़नी है। तो बच्चा, आप में से कोई बताएगा क्या हो सकता है? चलिए देखिए, यहाँ पे कहा गया मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स एंड ग्रुप डिस्कशन शो केसिंग न्यू रिसर्च या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना तो हमें दो ऑप्शन अगर हम पकड़ लेते हैं कि ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ, ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा आंसर हो सकता है। क्योंकि अगर दोनों ऑप्शन उसकी एबिलिटी है, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक है, खसूसियात है, तो तीसरे को हम इलिमिनेट करके इसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर इलिमिनेशन वाला जो है ऑप्शन नहीं बना हुआ है। ठीक है, वन लाइन वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको बताया गया था कि कॉन्फ्रेंस जो होती है ये बहुत लेंथी होती है, इसके अंदर मल्टीपल जो है सेशन चलते हैं। आपने सुना होगा कि जेएनयू के अंदर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वो 6 जून से शुरू हुई है, वो 12 जून को खत्म हो रही है। तो यानी ये जो इतना लंबा दिन लग रहा है, 6 जून से 12 जून तक का जो दिन है उसके अंदर मल्टीपल सेशन होते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जो है पेपर पढ़े जाते हैं, यानी एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होती, मुख्तलिफ किस्म की जो है टॉपिक्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट किए जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं, यानी वहां पर जो एक्सपर्ट बैठते हैं, जो टीचर बैठते हैं, वो आपस में डिस्कस भी करते हैं कि किन किन का मौजू सबसे बेहतर है या किस तरीके के टॉपिक पर जो है हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। न्यू रिसर्च को भी वहां पर शो किया जाता है। कॉन्फ्रेंस का सबसे अच्छा मकसद और मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप पीपल डेवलपमेंट की क्लास को देखोगे, तो वहां पर कुछ कॉन्फ्रेंस आपको पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है। सारे मुल्कों के जो नुमाइंदे होते हैं, जो वजीर आजम होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो वहां पर जाते हैं। ठीक है। और सब अपना अपना नजरिया लेकर जाते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जाते हैं, वहां बैठकर डिस्कस करते हैं और अपनी चीजों को शो करते हैं जो वो अपने हिसाब से अपने मुल्क की बनाकर लेकर जाते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारे के सारे जो है कॉन्फ्रेंस के फ्यूचर इसके अंदर पाए जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? चलिए।
क्वेश्चन नंबर है 22। 9 ईयर ओल्ड्स आर टालर देन 7 ईयर ओल्ड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो बात कही गई। अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस देख ली होगी तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इसमें दो बात कही गई, एक कहा गया कि 9 ईयर ओल्ड्स, दूसरा बोला गया 7 ईयर ओल्ड्स। यानी हम कह सकते हैं कि 9 साल का एक ग्रुप है और यहाँ पर जो है 7 साल का एक ग्रुप है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 ईयर ओल्ड्स जो है वो 7 ईयर ओल्ड्स के मुकाबले में लंबे हैं, यानी 9 साल के बच्चे जो है वो 7 साल के बच्चों के मुकाबले में टालर है, लंबे हैं। ठीक है, तो ये किस की एग्जाम्पल है? वर्टिकल स्टडी की, या क्रॉस सेक्शनल की, या टाइम सीरीज स्टडी, या एक्सपेरिमेंटल स्टडी? तो देखिए इसका सबसे सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ये वो रिसर्च होती है जहां पर एक टाइम के अंदर, यानी आपका टाइम एक ही होता है और उसके अंदर जो है आप क्या करते हो, डिफरेंट ग्रुप की स्टडी करते हो। ठीक है, जैसे आपने 7 साल के बच्चों को यहाँ पर लिया है और एक 9 साल के बच्चों को लिया है, तो इन दो ग्रुपों के दरमियान आपने स्टडी की, तब आपको पता चला कि 9 साल के बच्चे जो है वो 7 साल के बच्चों से क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या स्टडी ये वो रिसर्च होती है जहां पर रिसर्चर एक टाइम पर जो है डिफरेंट किस्म की ग्रुप को लेकर स्टडी करता है। ठीक है, वो ग्रुप उसका कुछ भी हो सकता है। जब आप बस इतना याद रख लोगे कि क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये होता है, तो क्वेश्चन किसी भी शक्ल में आएगा, किसी भी तरीके का आएगा, तब आप उसको आसानी के साथ डील कर पाओगे। यहाँ पर है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, दूसरे को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के दरमियान क्या किया जाता है, रिलेशनशिप को जो है चेक किया जाता है। जैसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर कुछ इसको हम दूसरे लफ्जों में कॉज भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि ये है कॉज, ठीक है, और दूसरा है इफेक्ट। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले लो, जैसे आपने जो है एक क्रीम लगाई है, ठीक है, और ये क्रीम क्या है, आपका कॉज हो गया, यानी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक, अब इस क्रीम को लगाने की वजह से आपके चेहरे पर जो इफेक्ट आएगा उसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, उसी को दूसरे वर्डों में हम बोलते हैं इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज का मतलब होता है वजह। ठीक है, तो क्रीम आपकी क्या है, एक वजह है, उसी को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको लगाने की वजह से आपके चेहरे पर जो निखार आया है, जो खूबसूरती बढ़ी है, जो गोरापन आपको मिला है, उसको हम बोलेंगे इफेक्ट, यानी क्रीम का फायदा। ठीक है, तो यहाँ पर शायद अगर आप लोग नए हो तो आपको इतनी अच्छे से ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप क्लास में प्रॉपर वे में जब आप चीजों को पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीजें बिल्कुल विजिबल होंगी और क्लियर होंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 23। व्हेन टू या मोर सक्सेसिव फुटनोट्स रिफर टू द सेम वर्क, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड? ठीक है, कह रहे हैं कि जब दो या दो से ज्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स, फुटनोट्स हम किसको बोलते हैं, हाशिया को बोलते हैं। जो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें हाशिए बने होते हैं, नीचे बने होते हैं। ठीक है, यानी ये जो नीचे वाला हाशिया होता है, ठीक है, फुट का मतलब होता है पैर, नोट्स का मतलब यानी पैर आपका नीचे होता है, तो जो नीचे वाली हाशिया होती है उसको हम बोलते हैं फुट नोट्स बोलते हैं। ठीक है, कह रहे हैं जब दो या दो से ज्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स रिफर टू दी सेम वर्क, यानी सेम वर्क को ले रही हैं, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन इसके अंदर यूज किया जाएगा? देखिए ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो, जब आप अपने मकाले को या थीसिस को लिखते हो, आप जो प्रॉपर रेफरेंस देते हो, ठीक है, तो आप फुट नोट के अंदर ही अपना रेफरेंस देते हो, तो उसके लिखने के जो है तरीके होते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर आप मान लीजिए ये आपका एक पेज है, ठीक है, ये आपका एक पेज है और यहाँ पर आपने क्या बनाया है, ये आपका हिस्सा फुट नोट का है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने किसी किताब से कुछ लिखा, तो यहाँ पे आपने हाशिया नंबर 1 डाला, तो यहाँ पर आप हाशिया नंबर 1 डालकर उस किताब का नाम लिख दोगे। ठीक है, फिर दूसरा जो है आपने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, किसी भी किताब से, तो यहाँ पर आप उस किताब का नाम, सफ़ा नंबर लिख दोगे। ठीक है, इस तरीके से तीसरा है तो उस किताब का नाम और सफ़ा नंबर जो है आप लिख दोगे। तो ये तरीका होता है थीसिस लिखने का। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जब दो या दो से ज्यादा फुटनोट सेम वर्क से लिए जाएं, सक्सेसिव का मतलब जिसको हम कंसेक्यूटिव बोलते हैं, यानी लगातार जो है वो मटेरियल उसी किताब से लिया जा रहा है। जैसे ये पहला वाला जो हमने लिखा है वो हसन जय्याद की जो किताब है, जिसको आपने जान भी लिया होगा अरबी के अगर आप स्टूडेंट हैं, तारीखुल अदबिल अरबी, यानी पहला जो हमने रेफरेंस लिखा है वो हसन जय्याद की किताब से लिखा है, और दूसरा रेफरेंस भी हम हसन जय्याद की किताब से लिख रहे हैं और सेम सफा से लिख रहे हैं। जैसे ये सफा नंबर अगर 50 है तो ये भी सफा नंबर 50 से ही हम लिख रहे हैं, और तीसरा वाला भी जो है हम हसन जय्याद की किताब से ही लिख रहे हैं और सफा नंबर सेम रख रहे हैं, यानी 50 है। तो हमने जो यहाँ पर फुटनोट के अंदर तीनों का रेफरेंस दिया है,
तो उसके लिए इंग्लिश में जो रिसर्च की जाती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है कि अगर इस तरीके का आपका मकाला है या पेज में आप लिख रहे हो, पहला भी आपका हसन जय्याद से रेफरेंस है, दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है, चौथा भी वही है, पांचवा भी वही है, और सबका सफा भी सेम है, तो ऐसी सूरत में इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज करोगे? तो ये आएगा आपका IBID। इसका मतलब होता है सेम प्लेस सेम वर्क। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेम वर्क एंड सेम प्लेस। ठीक है, यानी सेम जगह से ही सेम पेज लिया जा रहा है और सेम वर्क से ही ये काम किया जा रहा है। ठीक, आप लोग बताएं, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या आप में से कोई है PhD स्टूडेंट? जी मैं हूँ। ठीक है, देखिए हसनुज्जमा यहाँ पर है, बट एक हम लोगों की यहाँ पर कमी ये होती है कि हम अरबिक के स्टूडेंट होते हैं, उर्दू के या पर्शियन के जो स्टूडेंट होते हैं, हमें ये सारी चीजें अपने रिसर्च में नहीं फॉलो करनी पड़ती है। इसी चीज को हम लोग सिंपली अरबी में लिख देते हैं अलमस्दर नफ्सु या अलमरजा नफ्सु। ठीक है, बट इंग्लिश में अगर आप रिसर्च करोगे तो उसके रूल होते हैं, कानून होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हसन आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने आपको बताया है कि अगर पहला रेफरेंस आपका हसन जय्याद की किताब से है और दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है, चौथा भी, और सबका सफा भी सेम है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? IBID लिखोगे इंग्लिश में, यानी आप पहला रेफरेंस लिख दोगे। ठीक है, आप पहला रेफरेंस हसन जय्याद लिख दोगे, सफा नंबर 50 लिख दोगे, पब्लिशन लिख दोगे। ठीक है, और जब दूसरा भी यही आएगा तो अगर आप इंग्लिश में ये चीज लिख रहे हो तो आप सिर्फ क्या करोगे? IBID लिख के ऐसे कामा लगा दोगे। तीसरे में भी आप क्या करोगे? IBID लिखकर आप कामा लगा दोगे। चौथे में भी आप क्या करोगे? IBID लिख करके आप कामा लगा दोगे। तो इससे जो रिसर्चर आपका थीसिस पढ़ेगा, जो भी एकेडमिक बंदा आपका थीसिस पढ़ेगा, तो वो समझ जाएगा IBID से मतलब यही है कि यानी ऊपर वाला ही रेफरेंस मुराद है। ठीक, इतना समझ में आया आपको? जी ठीक है, जी बिल्कुल। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अब अगर अगर आपका सारा रेफरेंस जो है हसन जय्याद की किताब से ही है, बट सबका सफहा जो है डिफरेंस है, जैसे पहला रेफरेंस मेरा क्या है यहाँ पे? हसन जय्याद की किताब से है। ठीक है, और पहला सफा मान लीजिए मेरा 50 है। ठीक है, दूसरा भी रेफरेंस मेरा हसन जय्याद की किताब से, बट सफा डिफरेंस है। ठीक है, यानी ये 70 सफा है। ठीक है, तीसरा भी हसन जय्याद की किताब है और सफा यहाँ पर क्या है? 85 है। ठीक है, अरबी में या उर्दू में हम लोग वही लिख देते हैं मस्दर नफ्सु मरजा नफ्सु, उसके बाद लिखने के बाद जो है सफा लिख देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा? IBID लिखेंगे। ठीक है, IBID लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा के और सफा नंबर 70 लिख देंगे। ठीक है, IBID लिखने के बाद, ठीक है, कॉमा फुल स्टॉप देकर कॉमा लगाकर सफा नंबर 85 लिख देंगे। ठीक है, यानी अगर सेम पेज से लिया जा रहा है और सेम वर्क हुआ है तो ऐसी सूरत में भी IBID लगाएंगे, बट उसमें कॉमा नहीं लगाएंगे। लेकिन सेम किताब है और पेज अगर डिफरेंस है तो ऐसी सूरत में भी IBID हम लगाएंगे, लेकिन कॉमा लगाकर उसका पेज नंबर वहां पर लिख देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? जी जी क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा सारी टर्में अगर आपको समझा दूं, वैसे ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, अच्छे से चीजों को समझोगे। एक होता है ETAL। ठीक है, क्या होता है? ETAL, इसको आप यहाँ पे समझो। देखो ETAL का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एंड अदर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इसका आप लफ्जी माना देखोगे, इसका मतलब होता है एंड अदर्स। क्या मतलब होता है अदर्स? जैसे अरबी के अंदर एक किताब है कलीला दिमना, तो आपने सुना होगा कि कलीला दिमना जो है अब्दुल्ला इब्ने मुकफ्फा ने जो है इस किताब का तर्जुमा किया है फारसिया से अरबिया की तरफ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मुसन्निफीन आपको इंडिया में, आपके पड़ोसी मुल्क में, इसी तरीके से बांग्लादेश में और भी बहुत सारे ममालिक में आपको बहुत सारे ऐसे कातिबीन या मुअल्लिफीन मिल जाएंगे जिन्होंने कलीला दिमना लिखा है। यानी अब्दुल्ला इब्ने मुकफ्फा के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने जो है कलीला दिमना किताब पे अपनी तकरीजात लिखी है। बहुत सारे लोगों ने उसको बढ़ाया भी है, बहुत सारे लोगों ने उसको कम भी किया है। बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए आपका ये कोई पेज है। ठीक है, आप इसके अंदर कोई ऐसी किताब से लिख रहे हो, मान लीजिए मैंने आपको कलीला दिमना किताब का हवाला दिया है, तो कलीला दिमना आप किताब से हवाला दे रहे हो, तो ऐसी सूरत में आप सारे मुसन्निफीन का नाम तो अपने हाशिए में तो नहीं लिख सकोगे। तो इंग्लिश में आप क्या करोगे? जो किताब का मेन ऑथर होगा, ठीक है, यहां पर आप अब्दुल्ला इब्ने मुकफ्फा लिखने के बाद सिंपली क्या लगा दोगे? ETAL लिख दोगे। तो इससे जो रिसर्चर होगा वो ये समझ जाएगा कि हाँ, यानी ये जो किताब है कलीला दिमना, इसका मेन ऑथर अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा है और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी किताब लिखी है इसी नाम से, इसी पर। क्लियर है?
और जी बिल्कुल। हमारे अरबी में कोई रूल नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं अरबी में सबका नाम लिख देते हैं, अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा, फिर उसके बाद ये फुला फुला जिसका हम पाते हैं सबका भर देते हैं ना। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च होती है, इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ये टर्में हैं वो टर्म यूज करनी पड़ती है। अब आपका यहाँ पे पूछा गया है एक ओपी साइट, ठीक है। इसका इसका क्या मतलब होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ओपी साइट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, ठीक है, और ये आपका क्या फुटनोट है। यहाँ पर आपने आपका जो पहला रेफरेंस है आपने कहाँ से लिखा, हसन जय्याद की किताब से लिखा है, और पेज नंबर आपका क्या है, 50 है, ठीक। दूसरा रेफरेंस आपका यहाँ पे जो है वो हसन जय्याद की किताब का नहीं है, बल्कि ये हन्ना अल फाखुरी की किताब का है, ठीक है। यानी हमारा रेफरेंस जो है बदल गया, कंसेक्यूटिव नहीं आ रहा, सक्सेसिव फुटनोट्स नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला जो है ना वो फिर हसन जय्याद की किताब से आ गया, तो ऐसी सूरत में हम ऑफ साइड का यूज करते हैं, ठीक है। यानी पहला हसन जय्याद आया, दूसरा बदल गया, फिर तीसरा जो है हसन जय्याद आ गया, लेकिन सफहा नंबर जो है अलग आया, जैसे पहला 50 था तो यहाँ पर 45 आ गया। तो ऐसी सूरत में अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, सिर्फ ऑफ साइड यूज कर दोगे तो रिसर्चर समझ जाएगा, यानी 3 नंबर डालकर ऑफ साइड यूज कर दोगे तो रिसर्चर समझ जाएगा कि ये तीसरा वाला जो है यानी वो हसन जय्याद की किताब से ही है, और सफहा नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे। क्लियर? जी ठीक है। अब जो हमारा लॉग साइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए ये चीज समझने वाली होती है, थोड़ा सा अगर आप समझ जाओगे तो इसको अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो आप लोग जिस तरीके से भी लिख रहे होगे, ठीक है, चाहे आपने एपीए स्टाइल फॉलो किया या एमएलए स्टाइल शिकागो वगैरह फॉलो किया या नहीं फॉलो किया है, आप जैसे भी लिख रहे हो किसी भी किताब को आप देखोगे तो उसमें ये सारे तरीके जो है फॉलो किए जाते हैं। हम लोग अरबिक वाले हैं, हम लोग आर्ट्स फैकल्टी वाले नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन इंग्लिश वगैरह के अंदर ये सारी चीजें फॉलो की जाती हैं, और आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखकर पूछा जाएगा जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। देखिए लॉग साइड का मतलब ये होता है कि ये आपका क्या है, पेज है, ठीक, और ये आपकी क्या है, फुटनोट्स है। मान लीजिए पहला वाला आपका कहाँ पे है, पहला वाला आपने किससे लिखा, हसन जय्याद की किताब से लिखा, और सफा जो है आपका क्या है, 50 है, ठीक। दूसरा वाला जो है आपने क्या लिखा, हसन जय्याद की किताब, सॉरी, दूसरा जो है आपने फाखुरी से लिख दिया है, ठीक है, हन्ना अल फाखुरी से लिखा है, और इसका सफा नंबर जो है कितना, 100 है। तीसरा वाला जो है आपका फिर हसन जय्याद से आ गया है, लेकिन आपका सफहा नंबर सेम है, इसके अंदर क्या था, सफहा नंबर डिफरेंस था, इसके अंदर क्या है, सफहा नंबर सेम है, यानी 50 है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लॉग साइट लिख दोगे, बस यहाँ पर सफा नंबर भी डालने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद चौथा आपका जो है ना, फिर हन्ना अल्फाखुरी की किताब से आ गया है, ठीक है, और सफहा नंबर सेम से आया है, ठीक है, सफहा नंबर सेम आया है, तो ऐसी सूरत में भी आप क्या करोगे, लॉग साइड का यूज कर दोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? जी चलिए जी। क्वेश्चन नंबर है 24, द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज, कह रहे हैं कि वो रिसर्च जिसका मकसद होता है इमीडिएट एप्लीकेशन पर, यानी इमीडिएट फौरन जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देती है, वो कौन सी रिसर्च है? जी, प्लीज ट्राई टू फाइंड करेक्ट आंसर। किसी को नहीं मालूम, काफी काफी इजी क्वेश्चन है, बहरहाल। देखिए ये है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जो लोकल लेवल प्रॉब्लम पर की जाती है। किस पे की जाती है, लोकल लेवल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन पर की जाती है, और फटाफट उसी वक्त जो है इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। देखिए एक्शन रिसर्च जो है ये एकेडमिक फील्ड में की जाती है, ठीक है। एकेडमिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए एग्जाम की जो ब्रांच है, एग्जामिनेशन जो ब्रांच होती है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा, कोई इशू आ रहे कुछ भी, तो फटाफट जो है यहाँ पर क्या होती है, टीम बैठेगी और उस प्रॉब्लम का उसी वक्त जो है इमीडिएट सॉल्यूशन निकाल कर रख देती है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं लोकल लेवल प्रॉब्लम, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो प्रॉब्लम है, कॉलेज की जो प्रॉब्लम है, मदरसे की जो प्रॉब्लम, वो लोकल लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आपकी गवर्नमेंटेड नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसी क्योंकि इसको बोलते हैं ना ये प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाती है, ठीक है, यानी हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रैक्टिशनर होते हैं, जो कहीं पर भी इस तरीके की मुसीबत या परेशानी आती है, दिक्कतें अगर आती हैं, आप मुसीबत को फेस करते हो, तो फौरन जो है एक्शन रिसर्च को यूज करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। समझ में आ गया?
चलिए देखिए, जब भी आप एक्शन रिसर्च देखोगे ना तो वहां पर इस तरीके के कीवर्ड आपको मिलेंगे, इमीडिएट प्रॉब्लम मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक है, और इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट वर्ड यूज होगा। क्यों ये सारे वर्ड यूज होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि हम उसी वक्त प्रॉब्लम को डेवलप कर देते हैं, उसी वक्त प्रॉब्लम को बेहतर बना देते हैं, ठीक है। और साइकिल इन नेचर इसको बोलते हैं, इसको इमीडिएट एप्लीकेशन बोलते हैं, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं। क्लासेस आप देखो, ये सारे कीवर्ड हमने वहां पर जमा किए हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 25, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना, करेक्ट नहीं, इसमें से कौन सा जो है एक इनकरेक्ट है। कहा गया कि अ हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो एक लिमिटेड एविडेंस के बेस पर बनाई जाती है, ठीक है, ताकि जो हमारा एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि शुरुआती पॉइंट जो है इसका होता है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है। देखिए, रिसर्च के अंदर जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो तो आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। देखिए, रिसर्च तभी की जाती है या हाइपोथेसिस तभी बनाई जाती है जब आपके पास फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन ना हो। अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप क्यों तफ्तीश करोगे? पुलिस अगर किसी भी केस की तफ्तीश करती है या इन्वेस्टिगेशन करती है, जब उसके पास फुल एविडेंस नहीं होते, उसके पास फुल जानकारी नहीं होती। इसी तरीके से रिसर्च आप तभी करोगे जब आपके पास फुल जानकारी ना हो। अगर पूरी जानकारी आपके पास है तो आप क्या जाओगे खोजने के लिए, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि हाइपोथेसिस लिमिटेड एविडेंस के बेस पर बनती है ताकि हम मजीद इन्वेस्टिगेशन कर सकें, ठीक, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कहा गया कि हाइपोथेसिस इज अ बेस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, ठीक है। यानी देखिए, हाइपोथेसिस जो है वो रीजन का एक बेस होता है। रीजन का मतलब होता है लॉजिक लगाना, तर्क करना, चीजों को गहराई वगीराई में मतलब जाकर खोजना, एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, विदाउट एनी अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, बगैर कोई भी सच्चाई को अज्यूम किए हुए, ठीक है। यानी हाइपोथेसिस जब भी हम बनाते हैं तो हम ये अज्यूम करके, ये फर्ज करके, ये सपोज करके नहीं चलते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो हमारा सही ही होगा। वो हमारा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाइपोथेसिस इज अ प्रॉपर प्रोपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है कोई भी इवेंट आप बोल सकते हो, कोई भी वाकया बोल सकते हो, ठीक है। किसी भी वाकया या इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो है हाइपोथेसिस प्रपोज की जाती है, बनाई जाती है। तो ये भी सही है। अगर आपको हाइपोथेसिस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस देखो, पहली वीडियो या दूसरी वीडियो के अंदर हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। यही आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया कि साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी। देखिए, हाइपोथेसिस कभी भी साइंटिफिक थ्योरी नहीं बनती है। हाइपोथेसिस एक तरीके का टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव मींस जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी स्टेटमेंट, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? टेंटेटिव को हम बोलते हैं टेम्पोरेरी, ठीक है। हाइपोथेसिस जो है वो आपका एक टेम्परेरी स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर बनाता है और फिर लास्ट में जाकर इसको चेक करता है। अगर ये चीज आपकी सही हो गई, यानी आपके बनाए हुए के मुताबिक, आपने जो सोचकर हाइपोथेसिस बनाई है, अगर आपके बनाए हुए के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक जो है ये हाइपोथेसिस सही हो गई, तो रिसर्चर उसको अपने रिसर्च में इंक्लूड कर लेगा, अदरवाइज ही विल एक्सक्लूड इट। ओके, ठीक है। तो ये ऐसे होता है हाइपोथेसिस। बस आप ये समझ लो कि ये साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बनती है, हम और आप अपनी रिसर्च में नहीं बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोरोना की दवा बना रहे थे, तो उसके लिए आपने एक हाइपोथेसिस बनाया होगा। हाइपोथेसिस आपकी ये हो सकती है कि ये जो दवा मैं बना रहा हूं, अगर इस दवा से लोगों का फायदा होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो इसको हम दवा को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो ये एक आपकी हाइपोथेसिस है। आपने दवा बना लिया, अब आपने उस दवा को टेस्ट किया लोगों को खिलाकर, तब पता चला कि हाँ ये दवा तो लोगों पर काम कर रही है, तो इसका मतलब आपका हाइपोथेसिस क्या है, सही हो गया। अगर वो दवा लोगों को नुकसान कर रही थी, लोगों को फायदा नहीं कर रही थी, तो आपका हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया है। ये मैंने आपको एक सिंपल सी जो है एक एग्जाम्पल दी है ताकि आप चीजों को समझ सके कि हाइपोथेसिस होता क्या है। समझ में आया आपको? चलिए, क्वेश्चन नंबर है 26, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो रिसर्च के स्टेप आपको बताना है कि अगर आप रिसर्च करते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, इसी हिसाब से। काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोगों के लिए चूज किए हैं, ताकि कुछ शुरुआत भी आपको पता हो जाए। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा। नथिंग, नो। टॉपिक का भी तो सिलेक्शन होता है। कैसे आप डाटा कलेक्ट करोगे जब आपकी टॉपिक नहीं क्लियर होगी?
देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम मींस यहाँ पे है रिसर्च टॉपिक, ठीक है। तो जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड देखोगे ना, तो वहां पे ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझा रखी है और वहां पे सारी चीजें ब्रैकेट में लिखी भी हुई है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम सबसे बड़ी आपके लिए वही होती है कि आपने रिसर्च करने का सोच लिया बट आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम किस पे करें, किस चीज पे करें, तो वो रिसर्च टॉपिक होती है आपकी। आपने अगर रिसर्च टॉपिक को फाइंड आउट कर लिया तो 50% आपकी रिसर्च क्या हो जाती है, डन हो जाती है, यानी आपका आधा बोझ जो है खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद उसी टॉपिक के हवाले से आपको सारा काम करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये लिसनिंग हो गया, ये गलत है। लिटरे आप वो क्या करोगे, लिसनिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी रिसर्च ऑब्जेक्टिव को सुनना, ये कोई दूसरा वर्ड था टाइप करने में, यहाँ पर मिस्टेक है। उसके बाद आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन करोगे कि आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हो, अहदाफुद दिरासा यानी स्टडी का क्या मकसद है, इससे आप क्या बताना चाह रहे हो, इससे आप लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हो, ये चीज आप यहाँ पे रखोगे। फिर उसके बाद आप डेटा मेथडोलॉजी को यूज करोगे, ठीक है। यानी कौन सा मेथड यूज करके आप अपनी रिसर्च करने वाले हो। जैसे हम लोग उसमें अरबी के अंदर लिखते हैं ना, मनहज वस्फी फॉलो कर रहे हैं या मनहज तहलीली फॉलो कर रहे हैं या मनहज नकदी फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरीके से इंग्लिश के अंदर भी आपको रिसर्च टाइप्स जो है पढ़ाए गए हैं, आपको मेथडोलॉजी पढ़ाए गए हैं। तो आप उनमें से फाइनल करोगे कि हम कौन सा मेथड यूज करके रिसर्च करने वाले हैं, दिरासा तहलीलिया है कि वस्फिया है, क्या है आपका, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप डेटा का कलेक्शन करोगे, फिर डेटा का एनालिसिस करने के बाद फाइनल आप अपनी रिसर्च को क्या करोगे, रिजल्ट यानी फाइनल आप सबमिशन दे दोगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसका माइक है, बहुत आवाज आ रही है। चलिए, फॉलोइंग में से कौन सा मेथड जो है प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। देखिए रिसर्च के अंदर सिंपल लेने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यानी इसी के आगे आप नॉन लगा दोगे तो वो आपकी एक टाइप बन जाएगी। एक होता है प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, तो ये है आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। और इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती है, इसकी टाइप्स जो है आपकी है स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। और इसी तरीके से सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, ये सारी चीजें आप पढ़ो, मैं यहाँ पर क्या आपको बताऊं। फिर इसी तरीके से इसकी होती है क्लस्टर सैंपलिंग होती है, ठीक है। ये सब इसके टाइप्स है। इसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी की जो है, एक है कन्वीनियंस सैंपलिंग जो यहाँ ऑप्शन में है, एक है आपका कोटा सैंपलिंग, एक है आपका जजमेंटल सैंपलिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये वो सैंपलिंग की टेक्निक या टाइप्स होती है जहां पर रिसर्चर जो है बगैर जाने हुए सैंपल लेता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि जहां पर रिसर्चर जो सैंपल लेता है वो विदाउट नोन, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि रैंडमली सैंपल का सिलेक्शन कर लेता है, एक्सीडेंटली इसको बोलते हैं, क्योंकि रिसर्चर को जो है जहां पर जो सैंपल लेना होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो रैंडमली लेता है। यानी उसको पहले से नहीं मालूम होता कि हमें इसको चूज करना है, इसको चूज करना है, इसको चूज करना है, इसको चूज करना है। यानी वो रैंडमली आएगा, हाथ डालेगा और सैंपल निकाल लेगा। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जहां पर रिसर्चर को पहले से मालूम होता है, यानी रिसर्चर को पहले से पॉपुलेशन जो है डिफाइन होती है कि किन पॉपुलेशन में से उनको सैंपल लेना है। अब इसकी और अच्छी एग्जांपल मैं दूं, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूं और मैंने अपने रिसर्च के अंदर जो सिंपल टेक्निक का या चूज करने का जो तरीका लिया वो प्रोबेबिलिटी लिया है। और मेरा सुपरवाइजर बोल दिया कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी सैंपल लेना और वो भी बंगाल के पॉपुलेशन से लेना है, ठीक है। तो हम आए बंगाल, ठीक है। तो हमने क्या किया, बंगाल के अंदर हम एयरपोर्ट से उतरे या हम स्टेशन से उतरे, उसके बाद हमने रैंडमली जो है हमने मुर्शिदाबाद से कुछ ले लिया, बंगाल के बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है, मालदा से कुछ हमने ले लिया, कुछ मुर्शिदाबाद से ले लिया, कुछ कहीं से ले लिया, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं मालूम था कि मुर्शिदाबाद के लोग कैसे होते हैं, ठीक है, मालदा के लोग कैसे होते हैं, कौन कैसा होता है। हमने रैंडमली वहां से सैंपल लिया और उनको लेकर चले आए, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जहां पर हमें पहले से डिफाइन होता है, यानी हमें पहले से पता होता है कि तुम्हें जो सैंपल लेना है वो लखनऊ से लेना है और लखनऊ के इसी एरिया से लेना है, ठीक है। जैसे हमें कहा गया कि तुम्हें लखनऊ से लेना है, ये हमारी पॉपुलेशन डिफाइन, और ये भी बता दिया गया कि लखनऊ से नखास मार्केट वाली एरिया से ही आपको सैंपल लेना है। तो सिंपली आपको क्या डिफरेंस याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये वो टेक्निक होती है जहां पर रिसर्चर को पहले से पॉपुलेशन डिफाइन नहीं होती, यानी रिसर्चर को नहीं
नहीं मालूम होता है कि उसको सिंपल यहीं से लेना है। नॉन प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर रिसर्चर को पहले से डिफाइन होता है, सब कुछ पता होता है और वो उसी हिसाब से वहां पर सिंपल लेता है। और इनकी जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके अपने एक अलग फीचर्स होते हैं जिनको आप क्लास में खुद पढ़ लोगे। ठीक, चलिए। गुड रिसर्च इथिक्स मीन, एक अच्छी रिसर्च इथिक्स का क्या मतलब होता है? देखिए, आप सारे ऑप्शन को पढ़ो और उसके बाद जो है खूब इत्मीनान के साथ मुझे इसका आंसर दो, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। रिसर्च इथिक्स का मतलब ये हो गया कि जो आपको रिसर्च सर, में, हाँ, इससे पहले वाला इससे पहले वाला आंसर कौन सा होगा? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की ही एक टाइप्स है। ठीक है अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी। इससे नहीं समझ में आएगा आपको, आप डिफिनेशन और फर्क वजह सब समझ लोगे, बट आपको ये चीजें, ये थ्योरी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तब आप, क्योंकि सबके टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, आपसे रैंडमली या इंडिविजुअली क्वेश्चन बनेगा, स्ट्रेटिफाइड के क्या फ्यूचर है, जजमेंटल के क्या फ्यूचर है, कोटा के क्या फ्यूचर है, कन्वीनियंस के क्या फ्यूचर है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। रिसर्च एथिक्स क्या होता है? रिसर्च एथिक्स ये वो होती है जो आपको कहती है कि आपको अपने रिसर्च के अंदर धोखाधड़ी नहीं करनी, जो हम लोग बहुत धड़ल्ले से करते हैं ना, हम दूसरे के कामों को चुरा कर अपना नाम लिख देते हैं। तो रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है अखलाक। ठीक है, जो हमें ये बताता है कि हमें रिसर्च के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सिंपली हमें रिसर्च के अंदर चोरी नहीं करनी है, किसी दूसरे का आर्टिकल नहीं छापना है, किसी दूसरे के थीसिस से डेटा नहीं चोरी करना है, किसी दूसरे को मार पीट कर जबरदस्ती डेटा नहीं लेना है, किसी दूसरे से लिखवाना नहीं है, और अगर कोई हमारी मदद करता है तो उसको जो है हमें अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड करना है, यानी बताना है कि भाई हमें डेटा यहाँ से मिला, इसने हमारी हेल्प की, इस ऑर्गेनाइजेशन से हमने फायदा उठाया, इस मकतबा से हमने फायदा उठाया। ये सारी चीजें आपको अपनी रिसर्च के अंदर बतानी पड़ेगी। अदरवाइज रिसर्चर को तो यही लगेगा, जो आपकी थीसिस पढ़ेगी, कि ये बंदा खुद से सारी चीजों को जनरेट किया है, खुद से लिखा हुआ है। तो क्या है, देखिए, इसमें कहा गया कि नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग ऑफ शेयर या स्टॉक्स इन अ कंपनी दैट स्पॉन्सर योर रिसर्च। सिंपल सी बात है, स्पॉन्सर का मतलब होता है दैट गिव यू मतलब पेमेंट। ठीक है, दैट पे योर पेमेंट, यानी वो कंपनी जो आपके रिसर्च प्रोडक्ट के लिए क्या कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, यानी आपको पेमेंट दे रही है, और आप जो है उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। ठीक है, यानी उसको आप अपने रिसर्च के अंदर एक तरीके से होल्ड नहीं कर रहे हो, उनका नाम नहीं बता रहे हो। तो ये क्या है, ये रिसर्च एथिक्स नहीं है, बल्कि रिसर्च एथिक्स के खिलाफ आप काम कर रहे हो। अब यहाँ पे कहा गया डिस्कसिंग विद योर कोलीग्स कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम अ रिसर्च पेपर दैट यू आर रिव्यूइंग फॉर अ एकेडमिक जर्नल। कह रहे हैं कि आप अपने कोलीग से कॉन्फिडेंशियल डेटा के लिए डिस्कस कर रहे हो फ्रॉम अ रिसर्च पेपर, यानी कोई भी रिसर्च पेपर करके रखा हुआ है, उससे आप जो है कोई ऐसा डेटा ले रहे हो, और अपने कोलीग्स के साथ, जो आपका सुपरवाइजर हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनसे आप डिस्कस कर रहे हो इस कॉन्फिडेंशियल डेटा को लेने के लिए, वो भी कहां से, एक रिसर्च पेपर से, ताकि आप उसको एकेडमिक जर्नल्स के लिए रिव्यू कर सको। ये भी गलत है भाई, आप एक रिसर्च पेपर करके रखा हुआ है, वहां से आप डेटा ले रहे हो और उसको काट छाट कर आप एकेडमिक जर्नल में पब्लिश करने का सोच रहे हो, तो ये भी रिसर्च एथिक्स हमें नहीं बताता। सबमिटिंग द सेम रिसर्च मेन्यू स्क्रिप्ट फॉर पब्लिशिंग इन मोर देन वन जर्नल, तो ये भी गलत है। आपने अपना एक आर्टिकल जो है मजल्ला अल-बासुल इस्लामी में पब्लिश करवाया, फिर वही मजमून उठा के आपने मजल्ला तिलमीज में कर दिया, मजल्ला दारुल उलूम देवबंद में कर दिया, नदवतुल उलमा वाले मजल्ला में कर दिया, तो ये भी क्या है, रिसर्च एथिक्स नहीं। जो चीज एक बार पब्लिश हो जाती है उसको आप दोबारा नहीं करवा सकते। तो इसका सही काम क्या है, असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी या रिसर्च स्टूडेंट ओनली, यानी एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को जो है सिर्फ एक पीएचडी स्टूडेंट ही कर सकता है। ठीक है, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट का काम ही है रिसर्च करना, तो रिसर्च से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी उसको कौन डन करेगा, रिसर्च स्टूडेंट विल डील विद अस। ठीक है, चलिए। अब वर्किंग हाइपोथेसिस, एक वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है? वर्किंग हाइपोथेसिस यानी वही जिस पर हम काम करेंगे, बाद में जाकर टेस्ट करेंगे, अगर प्रूव होगी तो प्रूव कर देंगे, डिसप्रूव होगी तो उसको खत्म कर देंगे। करेंगे अ प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्गुमेंट, यानी किसी भी आर्गुमेंट के लिए एक प्रूवन स्टेटमेंट हो, ये एक प्रूवन हाइपोथेसिस। ये गलत है भाई, हाइपोथेसिस कभी भी प्रूवन नहीं होती। ठीक है, उसको आपको प्रूव करना पड़ता। प्रूवन मींस यानी वो पहले से प्रूव शुदा है, पहले से हल शुदा है, तो ये गलत है। नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, ये भी गलत है, क्योंकि हाइपोथेसिस में हमेशा जो है ऑलवेज अ स्कोप फॉर टेस्टिंग। ठीक है, हाइपोथेसिस में हमेशा जो है एक स्कोप होता है फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा टेस्ट की जाती है, और टेस्ट लगाने के भी तरीके होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे।
ठीक, तो ये भी गलत है। अब प्रोविजनली, प्रोविजनल हम किसको बोलते हैं? आरजी बोलते हैं, ठीक है, यानी टेम्परेरी एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, यानी रिसर्च को आगे करने के लिए जो है ये एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी हम रिसर्च करने के लिए जो है एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो हमारी क्या होती है? एक प्रोविजनल होती है, यानी टेम्परेरी होती है, आरजी तौर पे होती है। जब उसको लास्ट में जाकर रिसर्चर टेस्ट कर देगा तो वो आपकी फाइनल हो जाएगी, और अगर वो नहीं टेस्ट करेगा तो वो आपकी आरजी ही रहेगी। ये साइंटिफिक थ्योरी वगैरह नहीं होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी वाला आपको बताना है कौन सा सैंपलिंग मेथड जो नॉन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ना हो, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी वाली टाइप्स आपको यहाँ पे बतानी है। अभी मैंने कुछ का आपके यहाँ नाम भी लिया था ना वहां पे, तो इससे भी आप बता सकते हो कौन सा यहाँ पे जो है नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा। प्लीज फोकस ऑन योर माइंड। चलिए, तो ये है आपका यहाँ पे कोटा सैंपलिंग। अगर कोटा सैंपलिंग की मैं थोड़ा सा आपको डिफिनेशन बता दूं, क्योंकि ये बहुत इजी भी है। जहां पर रिसर्चर को सैंपल लेने के लिए कोटा फिक्स होता है, ठीक है, यानी मुझे जो है मेरी ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर ये कोटा लगा हुआ है कि आपको अपने रिसर्च के अंदर 50 ईयर्स, ठीक है, यानी 50 ईयर्स के 50 साल वाले ही लोगों का आपको क्या क्या करना है? सैंपल लेने, यानी 50 साल के लोगों को ही आपको क्या करना है? लेकर उन पर स्टडी करनी है। तो मैं जहां भी जाऊंगा तो मैं 50 साल का मेरे लिए क्या लगा हुआ है? कोटा लगा हुआ है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है 50 ईयर्स के जो बंदे होंगे उन्हीं को लूंगा स्टडी करने के लिए। जैसे जब आप नेट का फॉर्म भरते हो तो आपके लिए एक कोटा लगा होता है, हम बोल सकते हैं कट ऑफ आपकी बनी होती है कि अगर 50% मार्क्स आपके मास्टर के अंदर है तभी आप नेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज यू कैन एक्सप्लोड इट, है ना। तो ये चीज होता है। तो कोटा सैंपलिंग क्या होता है कि जहां पर रिसर्चर के लिए कोटा फिक्स होता है कि इतना साल, जो भी कोटा बहुत किस्म का हो सकता है ना, हाइट का हो सकता है, एज का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, the variable which impact the relationship between an independent variable and a dependent variable is known as, ठीक है। अब अगर आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ा होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर कितने टाइप्स के वेरिएबल यूज होते हैं। अभी आगे मैंने आपको इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बताया, बट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो उसके रिलेशनशिप को क्या करेगा? इंपैक्ट करेगा, यानी उसके रिलेशनशिप को खराब करेगा, उसको कौन सा वेरिएबल बोलेंगे? एंटीसीडेंट वेरिएबल, प्रीसीडेंट, प्रिडिक्टर या कंट्रोल वेरिएबल? ये होता है आपका कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर कांस्टेंट यानी फिक्स रखना चाहता है, उसको चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अगर आपको समझा दूं कि ये है आपका एक पॉट, ठीक है, इसके अंदर क्या है? मिट्टी है, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या किया? एक पौधा लगा दिया है, ठीक है। ये आपके क्या है? पौधे हैं। अब यहाँ पे जो है आप क्या कर रहे हो? रोज जो है आप पानी दे रहे हो, ठीक है, ठीक। मान लीजिए ये आपने पौधा लगाया तो इसके अंदर दो पत्ती थी, ठीक है। अब रोज आप पानी दे रहे हो, रोज आप पानी दे रहे हो, तो पानी देने की वजह से इसके अंदर जो है पत्ती और निकल ली, ठीक है, यानी आपका पेड़ जो है वो हरा भरा हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? आपका पेड़ हरा भरा हो रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पेड़ के अंदर क्या है? ग्रोथ हो रही है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है? कॉज यहाँ पर क्या? ये पानी है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉज भी बोलेंगे। और ये जो पत्तियों के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही, इसी को हम क्या बोलेंगे? इफेक्ट बोलेंगे। इसी चीज को हम दूसरे वर्डों में क्या बोलते हैं? अनदर वर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। बट ये आपका गमला जो है ना, ये क्या है? आपका कंट्रोल ग्रुप है। आप ये चाहते हो कि हमारा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप बना रहे, यानी हम पानी दें, हमारे पेड़ के अंदर ग्रोथ हो। और गमला यही, इसके अंदर जो मिट्टी है वो खाद वाली मिट्टी है, ठीक है। बट हमने क्या किया है कि इस खाद वाली मिट्टी को हम चेंज करके हमने विदाउट खाद वाली मिट्टी, ठीक है, विदाउट एनर्जी वाली मिट्टी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब जब हमने मिट्टी को चेंज कर दिया, दूसरी मिट्टी यहाँ पर भर दी, तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का जो रिलेशन था, जो रिलेशनशिप बन रहा था कॉज एंड इफेक्ट वाला, जो ग्रोथ वाला, वो मिट्टी चेंज करने की वजह से क्या हो गया?
इम्पैक्ट पड़ गया यानी खराब हो गया, हम कितना भी पानी इस गमले के अंदर डाल रहे हैं, पेड़ के अंदर जो है ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने मिट्टी को जो है चेंज कर दिया, गमले को हमने चेंज कर दिया। तो कंट्रोल वेरिएबल जो यहाँ पे था उसको हमने क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो कंट्रोल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर अपने पूरे रिसर्च में क्या करता है, वो फिक्स रखता है, उसको बदलना नहीं चाहता। बट अगर किसी भी तरीके से एक्सीडेंटली वो आप बदल देते हो उसको, और उसकी वजह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिलेशनशिप अगर खराब होता है, तो उससे आपकी रिसर्च जो है खराब हो सकती है। बात समझ में आई आपको? जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपने चीजों को समझ लिया है, बट जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो वहां पर और भी बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। वहां पर डायग्राम है, फोटो है, बहुत अच्छे से चीजों को बताया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 32। डीकंस्ट्रक्शन इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन जो है वो रिसर्च का एक मशहूर तरीका है। तो वो किस फील्ड में यूज होता है? बेसिक साइंस में, अप्लाइड साइंस में, सोशल साइंस या लिटरेचर फील्ड में? डीकंस्ट्रक्शन, देखिए डीकंस्ट्रक्शन जो है एक ऐसा तरीका है रिसर्च के अंदर जो यूज होता है वो लिटरेचर फील्ड में यूज होता है। जैसे इसको हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे लिटरेचर में क्या हो गया कि आप कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप अरबिक लिटरेचर ही पढ़ रहे हो या आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो अरबिक लिटरेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिसकी हिडन मीनिंग होती है ना, यानी वो वर्ड आपके लिए क्लियर नहीं होते, या वो वर्ड जो है डिफरेंट माना के लिए यूज होते हैं। तो अगर उन माना को हम क्या करेंगे, उसकी तहलील करेंगे या उस माना का हम एनालिसिस करेंगे, यानी उसको प्रॉपर हम बयान करेंगे कि ये माना इस चीज के लिए भी यूज होता है, ये माना इस चीज के लिए भी यूज होता है, ये माना इस चीज के लिए भी यूज होता है। तो उसी को हम बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन मेथड। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी लिटरेचर को आप पढ़ते हो या किसी भी कहानी वाली किताब को आप पढ़ते हो, तो उसके अंदर जो अनक्लियर वर्ड्स होते हैं, जो हिडन मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, उनको आप क्लेरिफाई करते हुए चलते हो, लैंग्वेज का उस्लूब आप बयान करते हुए चलते हो कि मुसन्निफ ने जो है किस तरीके की लैंग्वेज को यूज किया है। यानी अपने राइटिंग में जो है मुसन्निफ ने एम्बिगुइटी, जिसको हम मुबहम बोलते हैं, इबहाम बोलते हैं, यानी कोई भी अनक्लियर चीज जो होती है उसको आप क्या करते हो, क्लियर करते हुए चलते हो। सेम उसी तरीके, उसी को हम बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप। तो वन मोर क्वेश्चन, बताइए क्या होगा करेक्ट इसका आंसर? ट्राई टू फाइंड correct answer, focus your mind and give correct answer. ऑप्शन सी। गुड, ठीक है। देखिए, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंड, बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले जो है आप टॉपिक का सिलेक्शन करोगे, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर आता, तो यहाँ पे पहले आ गया, पूरा ऑप्शन गया। यहाँ पे टॉपिक का सिलेक्शन है, बट उसके बाद डेटा कलेक्शन नहीं होता, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता, ये भी गया। टॉपिक का सिलेक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, और रिजल्ट की जो फाइंडिंग होती है वो आपकी लास्ट में होती है, तो ये भी गया। ठीक है, जब आप रिसर्च के स्टेप याद कर लोगे ना, तो इन तरीके के क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल करोगे। बस सिर्फ आपको याद हो जाए कि पहले टॉपिक का सिलेक्शन होगा, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी लेंगे, यानी रिसर्च डिजाइन है, फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन है, फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस है। एनालिसिस करने के बाद आप इंटरप्रिटेशन करते हो। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 34। क्वालिटेटिव रिसर्च इन इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। कह रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च इंडिया में जो है उसका एक लंबा रास्ता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का इंडिया में एक लंबा रास्ता तय करना है अभी। ठीक है, क्या ये बात सही है? यानी अगर आपको अपनी रिसर्च को, वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च के फील्ड में, अगर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है, यानी जिस तरीके से अमेरिका, यूरोप वगैरह की जो रिसर्च होती है, तो क्या उसके लिए आपको एक लंबा रास्ता तय करने की जरूरत है? रीजन में कहा गया कि बिकॉज द फंडिंग एजेंसी डोंट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। क्योंकि जो हमारी फंडिंग एजेंसी, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है या बहुत सारी कंपनी जो है, वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च वगैरह जो होती है उसके लिए फंडिंग करती है। जैसे टाटा कंपनी है, महिंद्रा है, टेक्नो महिंद्रा, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर ये लोग फंडिंग करती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि रीजन में कहा गया क्योंकि फंडिंग एजेंसी जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सपोर्ट नहीं करती है। तो क्या सही है क्या गलत है, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन एंड योर नॉलेज? प्लीज टेल मी।
देखिए पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, सेकंड जो है आपका सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो फंडिंग एजेंसी है ना वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट नहीं करती, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये गलत है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च को इंडिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पहुंचने की लॉन्ग वे की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग करते ही नहीं है ना। जैसे NEP 20 के अंदर या फिर हायर एजुकेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप देखोगे कि इंडिया जो है वो चौथे या पांचवें नंबर पे आता है रिसर्च में, अपनी GDP खर्च करने के लिए। सबसे ज्यादा जो है पूरे दुनिया के अंदर जो रिसर्च पे खर्च करता वो है इसराइल, फिर उसके बाद अमेरिका है, फिर उसके बाद चाइना है, तब जाकर इंडिया का नंबर आता है, ठीक है। तो अगर हमें इंटरनेशनल मेयार तक अपनी रिसर्च को पहुंचाना है, अपनी चीजों को पहुंचाना है, तो उसके लिए जो है हमें उतना खर्च करना पड़ेगा, उतने वसाइल और दीगर सारी चीजों को हमें अपने यहाँ मुहैया करवाना पड़ेगा, तब जाकर हम पहुंच सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 35। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? रिसर्च के बुनियादी मकसद क्या होते हैं? लिटरेचर का रिव्यू करना, समराइज करना जो चीज आप ऑलरेडी जानते हो, या एकेडमिक डिग्री लेना, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट नोन्स या नॉन फैक्ट, क्या है बताइए। बिल लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, लास्ट वाला सर, लास्ट वाला। ठीक, बिल्कुल सही है। प्लीज गिव योर 2 मार्क्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 36। इन सैम्पलिंग द लोटरी मेथड इज यूज। सैम्पलिंग में यानी देखिए जो अभी हमने आपको बताया था ना, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो उसका लेने का तरीका हमने आपको बोला था कि रैंडमली सैंपल लिया जाता है ना, तो इसी को हम बोलते हैं लोटरी मेथड, ठीक है। लोटरी मेथड भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तरीके को बोलते हैं, रैंडमाइजेशन भी बोलते हैं, लोटरी भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, सब कुछ उसी को बोलते हैं। अब अगर मैं आपको समझा दूं इसको लोटरी क्यों बोलते हैं। देखिए जो लकी ड्रा कूपन होता है, जिससे कहीं पर आप गए है ना, तो ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ये क्या है आपके कूपन रखे हुए हैं ना, जिसको हम लोटरी मेथड या फिश बॉल मेथड इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और आप कहीं पर भी गए, ठीक है, आपको कहा गया है कि अगर इसमें से जो भी पुर्जी आप निकालोगे, जो भी लॉटरी आप बोल सकते हो, पुर्जी को ही लॉटरी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने जो है रैंडमली हाथ डाला, रैंडमाइजेशन मींस यानी आपने जो है रैंडमली हाथ डाला और आपने जो है इस वाली पुर्जी को निकाल लिया, तो यही हो गया आपका सिंपल, सिंपल सी बात है। यानी आपका इसके अंदर इतनी सारी पुर्जी है, आपको पहले से फिक्स नहीं था, या आपने पहले से फिक्स नहीं किया था कि आप इसी को ही उठाएंगे, बल्कि आप आए डब्बे के अंदर, आपने हाथ डाला, आपके हाथ में जो पुर्जी आ गई आपने उसी को उठा लिया। यही होता है रैंडमाइजेशन एंड लॉटरी मेथड, ठीक है। चलिए, द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी पॉपुलेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। वाइल द क्रॉसपोंडिंग सैंपल इंफॉर्मेशन इज नोन एज, जबकि सैंपल की इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है। जैसे ये क्या है, पूरा लखनऊ, पूरी लखनऊ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, यानी ये लखनऊ आपकी क्या है, पूरी एक पॉपुलेशन, तो इस पॉपुलेशन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इस लखनऊ से जो हमने ये सैंपल निकाला है ना, और इस सैंपल पर जांच करने के बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को पैरामीटर कहा जाता है और सिंपल की इंफॉर्मेशन को स्टैटिक्स कहा जाता है। ये सारी चीजें आप रट लो, याद भी कर लो, काफी काम देगी आपको। अ थीसिस स्टेटमेंट इज, एक थीसिस जो है क्या होती है, यानी एक थीसिस जो है क्या वो एक ऑब्जर्वेशन है, या वो एक फैक्ट है, या वो एक असर्शन है, या वो एक डिस्कशन है। देखिए ये सारे पुराने क्वेश्चन है, बट बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, वन लाइन वाले क्वेश्चन। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एग्जाम में शो होंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजों को नहीं समझोगे, तो 2 नंबर देकर जाएंगे, और यही सब कमीने गलत भी हो जाते हैं, जिससे हमारे हाथ से चीजें निकल जाती है। अब ये सब कुछ ऐसे पुराने PYQs है जो NTA के बनाए हुए हैं, इसमें देखने में हमें सारी चीजें सही लगती है ना, बट NTA ने इसका जो सही आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो प्लीज यू रिमेंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी एन असर्शन, ठीक है। असर्शन हम किसको बोलते हैं, कि स्टेटमेंट को बोलते हैं। अ थीसिस स्टेटमेंट इज एन असर्शन, ठीक है। असर्शन मींस यानी एक बयान है जिसके अंदर चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। इन अ थीसिस फिगर एंड टेबल आर इंक्लूडेड इन, थीसिस के अंदर जो हम फिगर एंड टेबल बनाते हैं वो किसके अंदर बनाते हैं, क्या वो अपेंडिक्स के चैप्टर में, या सेपरेट चैप्टर उसका होता है, या कंक्लूडिंग चैप्टर। देखिए हम अरबी और उर्दू वाले स्टूडेंट ये सारे चैप्टर नहीं बनते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ये बनता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ भी बनता है, जिसको हम अलग अलग बाब बोल सकते हैं। कंक्लूडिंग चैप्टर यानी नतीजा, निहाइया, जो हमारा आखिरी खात्मा जिसको हम बोलते हैं।
अपेंडिक्स जो हमारा लास्ट का होता है ना, सिंपल सी, जो हम लोग अल मसादिर अल मराजी बनाते हैं, जहाँ पर हम जिन किताबों से हमने हेल्प ली होती है, उन सारी चीजों को जो हम वहाँ पे लिस्ट वाइज बयान करते हैं, तो वो इंग्लिश में उसको अपेंडिक्स के नाम से भी डाल देते हैं। तो फिगर्स एंड टेबल ये हमारा कहाँ पे होता है, टेक्स्ट के अंदर, द टेक्स्ट इटसेल्फ। मान लीजिए हम कोई थ्योरी जो है बयान कर रहे हैं अपनी रिसर्च में ना, तो इसी बीच में हमें उस थ्योरी को समझाना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर टेबल बना दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर जो है डायग्राम ऐसे ड्रा कर दिया, फिर उसके आगे इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो द टेक्स्ट इटसेल्फ, ये ऑप्शन होना चाहिए, द टेक्स्ट विद इन, कहीं पर हमने देखा था विद इन का वर्ड यूज किया गया था, यानी खुद टेक्स्ट के अंदर ही फिगर एंड टेबल इंक्लूड किए जाते हैं। भाई जो थ्योरी हम बयान करेंगे, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने टेबल बनाया, जो हम फिगर बनाएंगे, वो खुद टेक्स्ट के अंदर ही चीजों को रखते हैं, ठीक है। चलिए, वेन प्लानिंग टू डू अ सोशल रिसर्च इट इज बेटर टू, जब आप एक सोशल रिसर्च करने की प्लानिंग करते हो, तो आप तो क्या बेटर काम आप क्या करोगे, अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, यानी एक खुले हुए दिमाग के साथ आप टॉपिक को अप्रोच करोगे, यानी टॉपिक के बारे में जानोगे। डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक स्टक इनटू इन इट, यानी उसके अंदर फंसने से पहले, स्टक होने से पहले, यानी फंसने से पहले आप एक पायलट स्टडी करो। पायलट स्टडी करने का मतलब होता है डेमो करना। जैसे जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सामान को जो है दुकानदार से खरीदने जाते हो, तो आप पहले कहते हो कि भाई इस मोबाइल को मुझे चला कर दिखाओ, या इस मशीन को मुझे चला कर दिखाओ, डेमो देकर दिखाओ, फिर उसके बाद। तो ये तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि आप डेमो चला कर देखोगे, है ना। बी फेमिलियर विथ लिटरेचर ऑन द टॉपिक, ठीक है, ये सही है। या फॉरगेट अबाउट इट्स थ्योरी बिकॉज इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल, यानी थ्योरी के बारे में आप भूलोगे क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल। तो क्या आपके लिए बेटर है अगर आप एक सोशल रिसर्च करने की प्लानिंग कर रहे हो, बताइए। विच इज द बेटर ऑप्शन, वो विल टेल। चलिए, तो ये है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए, टॉपिक पर लिटरेचर के साथ, यानी जो भी आपके लिटरेचर के टॉपिक है उसके साथ फेमिलियर होना। फेमिलियर मींस यानी यू आर अवेयर, ठीक है, यू आर अवेयर विथ ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिगार्डिंग योर रिसर्च, ठीक है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फेमिलियर के अंदर जो है, यानी इन फेमिलियर कैटेगरी कम्स अंडर द लिटरेचर रिव्यू, कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथोडोलॉजी, ठीक है, एनालिसिस, ये सारी चीजें जो है फेमिलियर वर्ड के अंदर आएंगी। फेमिलियर होने का मतलब ये है कि आपने जो टॉपिक ली है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको मिल रही है, सब आपको मालूम है, ठीक है, यानी एक तरीके से फुल अवेयरनेस आपके पास है अबाउट द टॉपिक, ठीक है, ये चीज होती है। चलिए, यहीं पर क्लास को रोक दूं या फिर कंटिन्यू करूं। चलिए, अजान भी हो रही है, जैसे हमने सोचा था 30 क्वेश्चन करेंगे, बट कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। चलिए, बताइए आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, कुछ दिक्कत किसी चीज में, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग। Anything that you are facing in your study? जी, हसनुज़्ज़मा।